अच्छा जी, एफबीआर का जो सर्कुलर नंबर 3 है, इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इसकी डेट थी जी 15 अगस्त 2023 पे ये जो है बेसिकली इशू किया गया था। और इसके अंदर अगर आप देखें तो इसका जो पॉइंट नंबर 1 है इस सर्कुलर का, वो बेसिकली इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बता रहा है कि सेक्शन 7E था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, और उसमें फॉर द पर्पस ऑफ सेल और ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा जी, सब सेक्शन 2A जो है 236C जो सेक्शन था, उसमें भी थोड़ा सा इसका जो है ज़िक्र आता है। तो ये सिर्फ रेफरेंस शो कर रहा है। और इसमें पॉइंट 2 जो इसका है, यहाँ से असल कंटेंट स्टार्ट होता है। और पॉइंट 2 ये है कि कंटेंट्स ऑफ द सर्कुलर विल नॉट अप्लाई इन केसेस फॉलिंग इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट। ठीक है जी, तो लाहौर हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में जो एरियाज़ हैं, यानी पंजाब हमारा जो पूरा है ये लाहौर हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में है। तो इसके ऊपर ये जो है 7E का जो इतलाक़ है वो नहीं होगा। ठीक है, 7E का इतलाक़ इसके ऊपर नहीं होगा। ठीक है जी। और बेसिकली इसके अंदर इन्होंने जो फ़ैसला है उसका नंबर दिया हुआ है और डेट दी हुई है। और इसमें ये बात क्लियर है कि जब तक लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको कोई फर्दर जो कोर्ट है, यानी कोई इंट्रा कोर्ट में अगर अपील हुई है या लाहौर सुप्रीम कोर्ट में हुई है, तो उनकी जानिब से अगर कोई फ़ैसला आ जाता है इसके ख़िलाफ़, तो फिर ये एप्लीकेबल हो जाना है। राइट नाउ पंजाब में एप्लीकेबल नहीं है। पॉइंट नंबर 3 इसका जनाब ये है कि अच्छा जी, ये सर्कुलर नंबर 1 में थोड़ी सी करेक्शन के बारे में है। ठीक है जी, ये भी डिस्कस करने का कोई फ़ायदा हमें नहीं है। और करेक्शन क्या है कि जी, जहाँ पे टैक्स ईयर 2022 लिखा गया था, वहाँ पे 2022 लिख के एंड ऑनवर्ड्स जो है वो लिखा जाएगा, यानी वो थोड़ा सा वो लिखने में मिस्टेक हुई है, उसको करेक्ट किया है उन्होंने। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4 से मेन कंटेंट जो है स्टार्ट होता है। और इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि सर्कुलर नंबर 1 जो है डेटेड 21 जुलाई 2023 विल नॉट अप्लाई विद रिस्पेक्ट टू सिचुएशंस एनयूमरेटेड बिलो। ठीक है जी, सर्कुलर नंबर 1 का कंटेंट जो है अप्लाई नहीं होगा। सर्कुलर नंबर 1 का कंटेंट क्या था कि फाइलर्स किस तरह से 7E की पेमेंट करेंगे और नॉन फाइलर्स किस तरह से 7E की पेमेंट करेंगे। ये बेसिकली सर्कुलर 1 जो था पूरे का पूरा यही था। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सर्कुलर नंबर 1 का जो कंटेंट है वो नहीं अप्लाई होगा, यानी कि बेसिकली 7E नहीं अप्लाई होगा फॉलोइंग पर्सनस के ऊपर। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि जो लोगों को पता नहीं समझ भी आई है या नहीं, कि उन्होंने कहा कि ट्रांसफरिंग अथॉरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विल मेंटेन अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द सेलर स्लैश ट्रांसफरर डाटा अलॉन्ग विद रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज़ अंडर सेल स्लैश ट्रांसफ़र कवर्ड अंडर दीज स्पेसिफाइड सिचुएशंस। यानी कि नीचे जितनी भी सिचुएशंस डिस्कस होंगी, इनमें ट्रांसफरिंग अथॉरिटी जो है वो प्रूफ जो है वो रखेगी। ठीक है, जैसे अगर शहीद के वर्सा को कोई प्लॉट मिला था, तो उसका जो प्रूफ है शहीद होने का और उसके जो वर्सा है उनको अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट का जो प्रूफ है, ट्रांसफरिंग अथॉरिटी अपने पास रखेगी और डेफिनेटली फिर वो शेयर करेगी टैक्स अथॉरिटी के साथ जब वो उनसे मांगेंगे। ठीक है जी। तो ये एक क्वाइट क्लियर इसमें चीज़ है कि ये जितने भी केसेस नीचे इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, इनको अब फॉर्म ए की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फॉर्म ए की ज़रूरत इनको इन तमाम केसेस को बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना जो रिकॉर्ड है, जिस तरह अगर कोई बंदा है जिसकी इन सर्विस डेथ हो गई है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में या फेडरल गवर्नमेंट में या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, ठीक है, आगे नीचे आ जाएगा, तो उस बंदे के जो वर्सा का जो प्लॉट जो है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने या फेडरल गवर्नमेंट ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अलॉट किया है, उसका वो जो प्रूफ ऑफ अलॉटमेंट है वो प्रोवाइड करेंगे ये जाके जो उसके वर्सा हैं, जब उसको सेल करने की कोशिश करेंगे तो प्रूफ ऑफ अलॉटमेंट जो है किसको देंगे, ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को। ट्रांसफरिंग अथॉरिटी कौन होती है जी? ट्रांसफरिंग अथॉरिटी आपका पटवारी हो सकता है, ट्रांसफरिंग अथॉरिटी आपका लैंड रिकॉर्ड का दफ्तर भी हो सकता है अगर प्रॉपर्टी आपकी कंप्यूटराइज्ड हो गई हुई है। ट्रांसफरिंग अथॉरिटी के अंदर दो और अदारे आते हैं, एक आती है प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी, एक आती है सरकारी हाउसिंग सोसाइटी। जिस तरह LDA के अंडर जो सोसाइटीज़ हैं और FDA के अंदर FDA की जो सोसाइटीज़ हैं हाउसिंग सोसाइटीज़, जो इनकी ज़ाती सोसाइटीज़ हैं वो, ठीक है जी। इसके अलावा भी कोई अगर सरकारी सोसाइटी है वो भी इसके अंदर ट्रांसफरिंग अथॉरिटी के अंदर आएगी। प्राइवेट भी आ जाएगी, यानी कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी भी और सरकारी हाउसिंग सोसाइटी भी, ये भी शामिल हैं ट्रांसफरिंग अथॉरिटी में। 4 मैंने आपको गिनवा दिए, ठीक है जी। तो ये ट्रांसफरिंग अथॉरिटीज़ सारी जो हैं ये बाउंड कर दी गई हैं जो है बेसिकली लॉ के ज़रिए कि अब ये
ट्रांसफ़र होने ही नहीं देंगी जब तक आप जो है उनको जो बाकी लोग हैं वो तो कुछ लोग फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो सर्कुलर नंबर 1 का कंटेंट है, आप मेरा देख लें किन लोगों ने फॉर्म में प्रोवाइड करना है, किन्होंने नहीं करना। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट 4 के अंदर जो लोग मेंशन्ड हैं, इन्होंने फॉर्म में प्रोवाइड नहीं करना, इन्होंने टैक्स के दफ्तर में नहीं जाना, इन्होंने अपना जो प्रूफ है वो प्रोवाइड करना है। मिसाल के तौर पे इसमें आगे जो है फर्दर पॉइंट नंबर 4 के अंदर पॉइंट 1 जो है ये सब पॉइंट है बेसिकली। तो इसमें इन्होंने कहा है कि प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 7E आर एप्लीकेबल ओनली ऑन रेजिडेंट पर्सनस, ठीक है जी, एज डिफाइंड इन सेक्शन 82 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो ये सिर्फ रेजिडेंट पर्सन पे लगता है। नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल जो होंगे वो क्या करेंगे, आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 7E। देयरफॉर कंडीशन एंड मोड एंड मैनर फॉर फर्निशिंग ऑफ एविडेंस टू द ट्रांसफरिंग अथॉरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नोटिफाइड थ्रू सर्कुलर नंबर 1, ठीक है जी। तो इसमें क्या करेंगे, जो नॉन रेजिडेंट्स होंगे वो फॉर्म बी है जो कि इसके एंड के ऊपर दिया गया है। इसमें नीचे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स वाइल सेलिंग और ट्रांसफरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी विल फर्निश ड्यूली फिल्ड अटैच्ड फॉर्म बी अलॉन्ग विद स्कैंड कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट एंड इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज in addition to form B along with scanned copy of valid passport, copy of CNIC, NICOP, POC to the transferring authority, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें अब 2 केसेस हैं फर्दर जो इन्होंने डिस्कस किए हैं। एक है जी नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं होता, ठीक है जी। नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल जिन्होंने किसी दूसरे मुल्क की जाके शहरियत ले ली होती है, एक उनका जिक्र किया गया है। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने फॉर्म भी प्रोवाइड करना है और उसके साथ स्कैंड कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट, ठीक है जी। ये उन्होंने जो है दोनों चीज़ें ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को प्रोवाइड करनी है। जबकि दूसरे जो पर्सन हैं जिनके पास जो कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं, इन एडिशन टू फॉर्म बी वो क्या प्रोवाइड करेंगे, आइदर अ कॉपी ऑफ CNIC, ठीक है, या NICOP या POC, ठीक है जी। अब जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं जिनके पास CNIC है वो CNIC की कॉपी प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज़ NICOP, आप जानते हैं NICOP जो है ये भी जो है वो जो अपने नॉन रेजिडेंट्स हैं उनके लिए होता है, और POC जो है, ठीक है। तो इसकी कॉपी जो है वो कोई भी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर CNIC नहीं है तो फिर वो NICOP या POC की कॉपी जो है ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। यानी फॉर्म बी अलॉन्ग विद ये 3 चीज़ों में से जो अवेलेबल उनके पास है उसकी कॉपी। अच्छा जी, इससे आगे मूव करते हैं। इससे आगे जनाब इन्होंने बताया हुआ कि ट्रांसफरिंग अथॉरिटी विल ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी अंडर सेल ट्रांसफ़र आफ्टर वेरीफाइंग द क्रीडेंशियल्स डिक्लेयर्ड इन फॉर्म बी एंड स्ट्रिक्टली ensuring दैट द नॉन रेजिडेंट पर्सन स्टे इन पाकिस्तान इज़ लेस दैन 183 डेज़ फॉर ईच एप्लीकेबल टैक्स ईयर। तो हर टैक्स ईयर के अंदर नॉन रेजिडेंट का जो पाकिस्तान के अंदर स्टे है वो 183 दिनों से कम होना चाहिए, ठीक है। ये भी इसमें कंडीशन है। ये नहीं कि आप 1 महीने के लिए विजिटिंग वीज़ा पे दुबई गए हैं, वापस आके आप नॉन रेजिडेंसी क्लेम कर दें, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब ये आपके जो पासपोर्ट है वहाँ से पता चल जाएगा। तो ये चीज़ जो है ट्रांसफरिंग अथॉरिटी ने अब इंश्योर करनी है कि आपका किसी भी टैक्स ईयर के अंदर स्टे पाकिस्तान में लेस दैन 183 डेज़ होना चाहिए। अगर 183 डेज़ पूरे हो गए तो फिर आप रेजिडेंट कहलाएंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, आगे जी इन्होंने एग्जांपल दी हुई है एक छोटी सी कि किस तरह से कितने दिन है। अच्छा ठीक है, हम आगे मूव करते हैं। इसका सब पॉइंट 2 जो है वो है प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 7E ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इज़ नॉट अट्रैक्टेड टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अलॉटेड टू। अच्छा, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों ने गलत एक्सप्लेन की हुई यूट्यूब पे। ये देखें, ये जो प्रोविज़न मिली है ये सिर्फ अलॉटेड प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर मिली है, ठीक है। तो क्या अलॉट किया जाता है, यूजुअली प्लॉट अलॉट किए जाते हैं शोहदा वगैरह को, शोहदा के बुरसा को, सॉरी, ठीक है। तो ये जो अलॉटेड प्रॉपर्टी है यहाँ पे ये चीज़ क्लियर रखें कि परचेज्ड प्रॉपर्टी शामिल नहीं है। सिर्फ सरकार की तरफ से अलॉटेड प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर एग्जम्पशन मिलनी है। और उस एग्जम्पशन क्या मिलनी है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपने फॉर्म ए रिक्वायर्ड नहीं है इन लोगों को। फॉर्म ए के चक्कर में इन्होंने नहीं पढ़ना है। इन्होंने अपना प्रूफ जो है अलॉटमेंट का वो अपनी ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को दे के क्लियर कर लेना मामला। कोई टैक्स शैक्स नहीं इनके ऊपर, ठीक है। 7E का कोई टैक्स इनके ऊपर नहीं है, ठीक है जी। तो ये है जी शहीद और डिपेंडेंट्स ऑफ शहीद बिलोंगिंग टू पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, ठीक है जी। अगर कोई प्लॉट जो है शहीद को या डिपेंडेंट्स ऑफ शहीद को अलॉट किया गया था पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जानिब से,
तो उस पर्टिकुलर प्लॉट पे 7E की एग्जम्पशन उन्हें मिलेगी। ठीक है जी, ये अगेन मैं जो है मैं आई थिंक मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि ये सिर्फ अलॉटेड प्लॉट्स के ऊपर ये एग्जम्पशन है सारों को, शहीद को। उसके बाद जनाब ये टोटल जो है कि 4 इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। नंबर 1 शहीद और डिपेंडेंट्स ऑफ शहीद को अलॉटेड प्लॉट्स। नंबर 2 अ पर्सन डाइज वाइल इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है जी, कोई भी बंदा जो फौत हो जाता है आइदर वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के अंदर फौत होता है या फेडरल गवर्नमेंट के अंदर या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जॉब के अंदर, तो उसके जो डिपेंडेंट्स को जो भी प्लॉट जो है अलॉट किया जाएगा, या उसके फौत होने के बाद अगर उसको अलॉट कर दिया जाता है गलती से, यूजुअली अलॉट तो किया जाता है डिपेंडेंट्स को, बट उसको भी शामिल यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो अब ये जो अलॉटेड प्लॉट है इस पर एग्जम्पशन होगी 7E की। वार बाउंडेड पर्सन वाइल इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है जी, वार बाउंडेड पर्सन को कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर अलॉट की गई है सरकार की तरफ से, अगेन ठीक है, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में या फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, उसको भी अलाउड है। सिर्फ अलॉटेड अगेन, ठीक है, अलॉटेड के ऊपर परचेज मार्केट से करेगा, बिल्कुल कोई इजाज़त नहीं है उसके ऊपर, कोई 7E की एग्जम्पशन नहीं है इन सबको। ठीक है जी, एंड एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेज और एक्स एम्प्लॉइज और सर्विंग पर्सनल ऑफ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यहाँ से शोर मच गया इंटरनेट के ऊपर कि सरकारी मुलाजमीन को जी एग्जम्पशन मिल गई। भाई सरकारी मुलाजमीन को सिर्फ अलॉटेड प्लॉट के ऊपर एग्जम्पशन मिली है। ठीक है जी, रिटायर्ड मुलाजमीन को भी अलॉटेड प्लॉट के ऊपर एग्जम्पशन मिली है, और 3 महकमों के हैं जनाब ये, आर्म फोर्सेस के, फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के। इन 3 महकमों के जितने लोग हैं, चाहे वो इन सर्विस हैं या रिटायर्ड हैं, उनको अलॉटेड प्लॉट्स, अलॉटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ये जो है एग्जम्पशन 7E की ये लगेगी। अगर मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ करके सेल करेंगे, चाहे आप कमिश्नर हैं, चाहे आप जो है वो DC हैं, आपको कोई कंसेशन नहीं मिलना 7E का। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। देयर फॉर वेयर अ सेलर और ट्रांसफर बिलोंग्स टू द अफोरसेड कैटेगरीज ऑफ पर्सनस, द कंडीशन ऑफ मोड एंड मैनर फॉर फर्निशिंग ऑफ एविडेंस टू द ट्रांसफरिंग अथॉरिटी नोटिफाइड थ्रू सर्कुलर नंबर 1 of 2023 will not apply on such categories of persons. However, the transferring or registering authority shall obtain evidence to the effect that the seller transfer belongs to the aforesaid category of persons. नंबर इसका जो है A और उसके बाद B है जी, प्रॉपर्टी अंडर सेल ट्रांसफ़र हैज़ बीन अलॉटेड एज ओरिजिनल अलॉटीज ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी ड्यूली सर्टिफाइड बाय द ऑफिशियल अलॉटमेंट अथॉरिटी। ठीक है जी, तो ये बेसिकली जो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी होगी वो ये इंश्योर करेगी कि जो सेलर या ट्रांसफ़र है वो वाकई इस कैटेगरी में फॉल करता है जो 4 कैटेगरीज ऊपर एग्जम्प्ट की गई हैं, और उसके बाद सेकंड वो ये करेंगे कि ये देखेंगे कि ये ओरिजिनल अलॉटीज़ हैं या कि कोई बाद वाले हैं। यानी ओरिजिनल अलॉटीज़ को डेफिनेटली एग्जम्पशन होगी, बट बाद वाले अलॉटीज़ को एग्जम्पशन नहीं होगी। यानी अलॉटीज़ से मुराद ये कि ओरिजिनल अलॉटीज़ तो वो है ना जिनको सरकार ने प्लॉट दिया है, बट बाद में उन्होंने कहीं दूसरे को सेल कर दिया। तो जब उन्होंने सेल कर दिया तो किसी दूसरी पार्टी को, तो अब दूसरी पार्टी के ऊपर भी एग्जम्पशन नहीं चलती रहनी, एग्जम्पशन वहीं पे ख़त्म हो जानी है 7E की। ठीक है, ये सिर्फ अलॉटीज़ के लिए है, डेफिनेटली इसने आगे मूव नहीं करना। अच्छा जी, यानी सेकंड बायर जो होगा इस प्रॉपर्टी का, या ये कह लें कि फ़र्स्ट अलॉटमेंट वाले हैं और फर्स्ट बायर उसके बाद जो होगा, अलॉटमेंट वालों से जिसने फर्स्टली बाय की है वो आगे एग्जम्प्ट नहीं होगा। ये कॉमन सेंस की बात है कि डेफिनेटली वो एग्जम्प्ट नहीं होगा। अच्छा जी, इसके बाद पॉइंट 3 है, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 7E आर नॉट एप्लीकेबल ऑन प्रॉपर्टी इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन ऑन विच टैक्स अंडर सेक्शन 236K हैज़ ड्यूली बीन पेड बाय द परचेजर। ठीक है जी, अब ये जो प्रोविज़न है कि पहले साल में प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो उस पर 1% जो ये बेसिकली अमाउंट इसकी होती है जो 7E के टैक्स की है, ये नहीं लगती। ये भी फाइलर के लिए है, नॉन फाइलर के लिए नहीं है। अगर नॉन फाइलर कभी भी प्लॉट अपना बेचता है तो उसको पहले साल वाली एग्जम्पशन जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, ये भी 2023 का जो फाइनेंस एक्ट है उसमें 4 लाइंस जो हैं ये ऐड की गई हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में। ठीक है जी, ये 4 लाइंस ऐड की गई हैं जिसमें नॉन फाइलर को कुछ जो एग्जम्पशंस हैं जो डिस्कस की हुई हैं 7E के अंदर 2001 के जो आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसके अंदर, उसमें 4 एग्जम्पशन से नॉन फाइलर को एग्जम्प्ट कर दिया गया है। उसमें एक एग्जम्पशन ये वाली शामिल है। ठीक है, ये पहले साल में जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उस पर 7E की छूट होती है पहले साल के अंदर। ठीक है, यानी 1% आपको नहीं देना होता एक पूरे साल के अंदर। अच्छा जी,
First year of acquisition in which tax year under section 236K has duly been paid by the purchaser. In such a case, the supplier transfer of property will furnish to the transferring authority computerized payment receipt having a unique CPR number bearing seller or transferer's name, CNAC number showing the tax paid under section 236 due date of payment. अच्छा जी, अब ये जो बंदा है जिसने प्रॉपर्टी ख़रीदी है और उसने वो मिसाल के तौर पे 2 साल बाद बेच दी है, तो पहले साल की वो जो रसीदें हैं ना पेमेंट की 236K के टैक्स की जो उसने परचेज़र ने रसीदें रखी होंगी डेफिनेटली, वो रसीदें अगर उसके पास मौजूद हैं तो उसको एग्जम्पशन मिलनी है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है जी, रसीदें अगर आपके पास प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है तो जो आपने उसका टैक्स 236K के तहत पे किया है उसकी जो CPR होती है, कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रिसिप्ट होती है, वो मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, उस पेमेंट रिसिप्ट ने आपको 1% से बचाना है। अगर वो पेमेंट रिसिप्ट आपके पास नहीं है तो आप क्लेम नहीं कर सकेंगे ये 1% की एग्जम्पशन। ठीक है, 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो ये CPR आपके पास मौजूद हो, दूसरी ये सिर्फ फाइलर्स के लिए है, नॉन फाइलर्स के लिए नहीं है। ठीक है, इसके लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर 4 लाइन्स मैंने ऑलरेडी बताया जो ऐड कर दी गई हैं इस साल में 2023 के अंदर, फाइनेंस एक्ट 2023 पास होने के बाद। अच्छा जी, इफ़ द CPR एविडेंसिंग दैट द प्रॉपर्टी अंडर सेल और ट्रांसफ़र इज acquired during the same year then the tax 7 is not payable to the extent that tax year। अच्छा जी, अब ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि 7E की माफ़ी हो जाएगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे जनाब इलस्ट्रेशन है, यानी एग्ज़ाम्पल है कि एक बंदा जो फाइलर है उसको जो है वो टैक्स की जो माफ़ी है वो 7E की, और स्पेसिफ़िकली इस केस में कि वो 7E का जो है यानी उसने परचेज़ की है प्रॉपर्टी और 1 तारीख पे वो परचेज़ करता है और उसके बाद 1-1.5 साल या 2 साल गुजरने के बाद वो उसको बेच देता है। तो इसका जो कहने के क्रक्स है या जो इन शॉर्ट मैं आपको बता सकता हूँ वो यही है कि अब एक बंदा है, उसने जनाब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ कि 15/6/2022 पे प्रॉपर्टी ख़रीदी है। ठीक है, और 1/7/2023 पे उसने बेच दी है। तो अब इसमें देखें 15/6/2022 जो है और उसके बाद 15/6/2023 आई, फिर 1/7/2023 आई, तो ये 3 टैक्स ईयर्स के अंदर ये बंदा फॉल कर गया है। ठीक है, 3 टैक्स ईयर्स के अंदर फॉल कर गया है। बट इसमें इन्होंने सिंपल इसका जो इलाज ये किया है कि 2022 का जो 2022 का टैक्स ईयर है वहाँ पे टैक्स नहीं, उसको पहले यानी पहले टैक्स ईयर के अंदर उसको उन्होंने 1% एग्जम्प्ट कर दिया है। उसके बाद ऑनवर्ड जो टाइम है उसको पूरा ईयर कैलकुलेट कर लिया। जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ ज़ुबानी कि 14 महीने के लिए एक बंदे ने प्रॉपर्टी रखी है। ठीक है, तो पहले 12 महीने पे 1% की माफ़ी मिल गई है, बट जो अगले 2 महीने ऊपर चले गए हैं वो अब उस पर पूरा 1% उसको देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो एक बंदा है उसने 26 महीने प्रॉपर्टी रखी है। ठीक है, तो पहले 12 महीने का माफ़ हो गया, अगले 12 महीने पे 1% लगेगा और उससे अगले 12 महीने पे फिर जो है वो 1% लगेगा। ठीक है जी, यानी उससे अगले 12 महीने में उसके सिर्फ 2 महीने आ रहे हैं, बट वहाँ पे तो 1% उसको देना पड़ेगा। तो फाइलर तो डेफिनेटली उसको उस पर्टिकुलर ईयर का एग्जम्प्ट हो जाता है, उसने तो अपने रिटर्न में नॉर्मली इसकी एग्जम्पशन जो है वो क्लेम कर देनी है। ठीक है, अब जैसे आप रिटर्न फाइल करते हैं तो इसमें ये लंबी चौड़ी इस डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ जो है ये नॉन फाइलर पे तो एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, नॉन फाइलर को तो ये फैसिलिटी मिलनी नहीं है, तो फाइलर ने सालाना अपना टैक्स देना होता है, उस वजह से उस पर भी ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। इसको यहाँ पे डालने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, समझाना मकसद है। ठीक है जी, आप लोगों को समझाना यहाँ पे मकसद है, इस वजह से यहाँ पे अब एक बंदा है, जैसे मैं फाइलर हूँ, मैंने एक पर्टिकुलर टैक्स ईयर के अंदर जैसे जो हमारा पिछला जो टैक्स ईयर है जिसका हमने अभी रिटर्न जमा करवाना है उसमें मैंने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी थी। ठीक है, और अभी मैंने उसको राइट नाउ जो है वो मैं उसको बेचना चाह रहा हूँ। तो अब जब मैंने पिछले टैक्स ईयर में वो प्रॉपर्टी ख़रीदी थी तो उस साल के अंदर 1% का जो एग्जम्पशन है वो तो मैंने जो नया टैब आया है कैपिटल एसेट 7E का इनकम टैक्स रिटर्न में, वहाँ पे जाके क्लेम कर देनी है। तो 1% तो डेफिनेटली मैंने पे ही नहीं करना ना उसका पहले साल में। ठीक है, फाइलर ने तो पहले साल में एग्जम्पशन क्लेम कर लेनी है, क्योंकि ये एग्जम्पशन वाला सिलसिला जो है नोटिफिकेशन आने के बाद में आया है। ठीक है, इस वजह से इसको भी मैं इसके साथ ही कवर कर रहा हूँ कि एग्जम्पशन फाइलर ने तो जिस साल में प्रॉपर्टी लेनी है उस साल में उस प्रॉपर्टी की एग्जम्पशन 1 ईयर वाली क्लेम कर लेनी है ताकि 1% उसका उसे माफ़ हो जाए। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। इसमें इसी तरह एक इलस्ट्रेशन 2 इन्होंने दी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद पॉइंट 4 पे आते हैं। पॉइंट 4 जो है वो ये बता रहा है कि सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी वेयर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ आर कैरीड आउट बाय द पर्सन
डू नॉट अट्रैक्ट द प्रोविजंस ऑफ 7E ऑफ द ऑर्डिनेंस। ठीक है जी, सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें अगर आपने इसको देखना है कि ये मतलब ये इसको अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये जो सेल्फ ओन्ड का वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है उसके अंदर सेल्फ ओन्ड बिजनेस भी के लिए भी यूज़ हुआ है वर्ड, और सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चरल लैंड के लिए भी यूज़ हुआ है। तो ये जो सेल्फ ओन्ड का वर्ड है ये चूँकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी यूज़ हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अब ये जो एग्जम्पशन है ये सिर्फ उस बंदे के लिए रह गई है। एक वर्ड है सेल्फ ओन्ड का, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो वर्ड है वो इन पर्सन का है कि पर्सन वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा हो। where agricultural activities are carried out by the person do not attract the provision of 7E। इसकी जो जनाब जो अभी तक किसी भी जो है हमारे जो बड़े बड़े जो इनकम टैक्स के कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे नहीं डाली, ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली घबरा रहे हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन अगर वो दे देंगे तो हो सकता है कि उसके अगेंस्ट कोई FBR का जो है वो डिसीजन ना हो, ठीक है। तो इस वजह से चूँकि अब जब रिटर्न फाइल करना है तो डेफिनेटली इसकी किसी एक्सप्लेनेशन दे के ही रिटर्न फाइल होनी है। अगर एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं होगी तो आप रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन जनाब ये है कि इसमें इस चीज़ को आप अगर आप खुद से चाहें तो बिल्कुल FBR से कंफर्म कर सकते हैं, बट इसका रिटर्न फिर लें उनसे, ठीक है, इसका रिटर्न लें ताकि आपको इसका मसला ना हो। तो मेरी एक्सप्लेनेशन ये है, क्योंकि मेरे पास तो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे मेरी एक्सप्लेनेशन ये है कि ये जो बंदा है ये ज़ाती तौर पे अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है तो इसको एग्जम्पशन मिल जानी है। जो लोग ठेके के ऊपर लैंड्स को दे रहे हैं उनको एग्जम्पशन नहीं मिली। अच्छा, अब मैंने ये जो लॉजिक निकाली है इससे आप कहेंगे कि ये कैसी लॉजिक है। ये लॉजिक इसलिए मैंने निकाली है कि अगर आप फैसलाबाद सिटी का देखें तो उसके अंदर इन्होंने जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसके 4000 4,500 पेजेस हैं, उसके अंदर सारे गांव शामिल हैं। अब ये जो गांव की लैंड्स हैं इनके ऊपर डेफिनेटली फिर 7E का इतलाक़ होना है। जो अपने रेंट पे दी हुई हैं वो सेल्फ ओन्ड में नहीं आनी, ठीक है, जो अपने रेंट पे दी हुई सेल्फ ओन्ड में नहीं आनी, उन पे 7E का लगना है, इतलाक़ होना है उन पर। और जो बंदा ज़ाती तौर पे अपनी ज़मीन को काश्तकारी कर रहा होगा वो 7E से बच जाएगा। तो ये मेरी पर्सनल राय है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि किसी भी बड़े बड़े जो एक्सपर्ट मेरे से बड़े बैठे हैं उन्होंने नहीं दी, तो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। अगर आपको इस एक्सप्लेनेशन पे यकीन नहीं है तो देन आप जो है FBR के जो ईमेल है अगर वो ईमेल का रिप्लाई करते हैं तो बाकी जो उनकी हेल्पलाइन है वहाँ से मैं नहीं समझता कि कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि आप वहाँ पे कॉल करेंगे वहाँ पे जो CSR बैठे होते हैं वो आपको अपनी जो उनकी समझ होती है उसके मुताबिक गाइड करेंगे। हो सकता है माइट बी ठीक है, हो सकता है कि 99% वो सही गाइड करते हों, बट अगेन वहाँ पे वो चीज़ जो है उसको हम एज आ प्रूफ नहीं ले सकते। अगर रिटर्न हमें मिलता है FBR की जानिब से फिर हम प्रूफ ले सकते हैं। अच्छा जी, अगेन आगे मूव करते हैं कि आगे इसके क्या है। फार्म हाउसेस जो हैं वो एग्जम्प्ट कर दिए गए हैं, ठीक है जी, और फार्म हाउसेस के ऊपर 7E का इतलाक़ डेफिनेटली होगा। फार्म हाउसेस के साथ जो लैंड अटैच्ड है, ठीक है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है शायद वर्ड वो कि जो फार्म हाउसेस के साथ जो अटैच्ड लैंड होती है उसके ऊपर भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। जैसे आप कहेंगे जी ये फार्म हाउस है और इसके साथ ये दीवार के अंदर हमने या ग्रिल लगाई हुई है, जाली लगाई हुई है, इसके अंदर हमारी इतनी ज़मीन इतने एकड़ है, तो इस पर हमें एग्रीकल्चरल एग्जम्पशन दे दीजिए, आपको नहीं एग्जम्पशन मिलेगी, ठीक है जी। तो फार्म हाउस को डिफ़ाइन किया गया है, ये ऑलरेडी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में भी डिफ़ाइन किया गया था, वही दोबारा यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो इसको भी मेरे को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बता देता हूँ। 2000 स्क्वायर यार्ड्स इसमें कवर्ड एरिया होना चाहिए, ठीक है, और 2000 स्क्वायर यार्ड्स इसमें मिनिमम एरिया होना चाहिए यानी लैंड का एरिया, और 5000 स्क्वायर फीट जो है वो कंस्ट्रक्टेड एरिया होना चाहिए। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो एक बना के ऐड की हुई है कि ये अगर कनाल के अंदर एरिया ये काउंट करेंगे तो कितना बनेगा, ठीक है। तो ये हाफ एकड़ के राउंड अबाउट कोई आई थिंक बनता है, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि हाफ एकड़ के राउंड अबाउट ये 2000 स्क्वायर यार्ड जो हैं इनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हाफ एकड़ से मुराद ये 4 कनाल तकरीबन 4, 4.5 या 5 कनाल या 3.5 कनाल इतना का ये जो एरिया है ये इसमें आ जाता है 2000 स्क्वायर यार्ड में। एग्जैक्ट अमाउंट आप चेक कर लें, मेरी वो वीडियो जो है पीछे काफ़ी पुरानी 1.5 महीना पुरानी है, उसको खोल के देख लें। अच्छा जी, उसके बाद जनाब अगर एक फार्म हाउस में 2 पार्टियाँ रह रही हैं, 2 डिवेलिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, डिवेलिंग यूनिट के रहायशी यूनिट्स, तो उस सूरत में क्या होगा कि 2000 स्क्वायर यार्ड्स जो है वो ईच यूनिट को ज़मीन आनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम इसमें उन्होंने लिखा हुआ कि एवरेज एरिया जो है
2000 स्क्वायर यार्ड्स का ईच डिवेलिंग यूनिट के साथ अटैच होना चाहिए, तो देन उसको वो डबल काउंट करेंगे, ठीक है। अगर लैंड 2000 स्क्वायर यार्ड से कम है तो वो सिंगल आपका जो है काउंट हो जाएगा, ठीक है जी, फार्म हाउस। और इसके बाद जनाब इसका पॉइंट 5 है, और पॉइंट 5 क्या बता रहा है जी कि जो डेवलपर्स हैं, इसके ऊपर भी मेरी सेपरेट वीडियो मैंने बना दी थी, जैसे ये आया था नेक्स्ट डे मैंने निकाल दी थी वीडियो, कि जो डेवलपर्स हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के, लोकल अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बिल्डर्स हैं या डेवलपर्स हैं, लैंड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट पर्सन आर रजिस्टर्ड विद DNFBP। ये भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में मौजूद थी, ये चीज़ कंडीशन जो थी, तो वहीं से दोबारा रेपिटेशन ऑफ ये जो है मुख्तलिफ सेंटेंसेस आ रही है यहाँ पे। तो इसमें इन्होंने कहा कि जी लोकल अथॉरिटी जो है या डेवलपमेंट अथॉरिटी या बिल्डर है या लैंड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए कंडीशन इन्होंने ये लगा दी है यहाँ पे, मैं आपको वर्ड इनका जो है यूज़, डज नॉट अप्लाई ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय लोकल अथॉरिटी, अ डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड बिल्डर एंड डेवलपर्स फॉर लैंड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो भाई ऑनरशिप में तो लोकल अथॉरिटी या डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन होती ही नहीं है कभी भी, 99% केसेस में तो ऑनरशिप से निकल गए आप, ठीक है। तो ऑनरशिप में तो आपके पास होती नहीं है, तो ये ऑनरशिप वाला इन्होंने बताया है कि अगर इनकी ऑनरशिप में होती है तो तब 7E से इन्हें एग्जम्पशन मिलेगी, अगर इनकी ऑनरशिप में ज़मीन नहीं है तो फिर इन्हें एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो ऑनरशिप में तो भाई ज़मीन जो है, जिन लोगों को पता है प्रॉपर्टी का कि प्रॉपर्टी वाले ज़मीन अपने नाम पे किस तरह करवाएंगे, वो अपना जो है 20% जो है टोटल बन जाना है, 20-22% परचेज़र और सेलर दोनों का अगर कैलकुलेट कर लें तो वो टैक्स उन्होंने थोड़ी देना है, 20-22% तो प्रॉफिट नहीं होता उस पर, जो 20-22% को टैक्स देंगे, तो वो तो जिससे लेते हैं वही आगे निकाल देते हैं। तो यहाँ पे डेवलपर वगैरह को इन्होंने शामिल तो किया है, बट उसमें ये जो कंडीशन लगा दी है कि इनकी ऑनरशिप में ज़मीन होनी चाहिए और दूसरा DNFBP से रजिस्टर्ड होने चाहिए, तो तब इनको 7E की एग्जम्पशन मिलेगी। ये प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए एक बॉम्ब है, ठीक है जी, मैं तो समझता हूँ कि बहुत बड़ा बॉम्ब है, इससे प्रॉपर्टी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा। अच्छा जी, चलें, ये एक सेपरेट बहस है। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। इसके अलावा कोई रिमार्केबल चीज़ नहीं है इस कंटेंट के अंदर, ठीक है जी। अदर कंटेंट्स ऑफ सर्कुलर विल रिमेन द सेम अनलेस फर्दर सब्स्टिट्यूटेड और अमेंडेड सब्सिक्वेंटली, ठीक है। ये फर्दर कोई अमेंडमेंट होती है तो फिर सर्कुलर के कंटेंट जो है वो चेंज होंगे। अच्छा जी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी विल वैलिड फॉर इंटरम पीरियड टिल डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेटिक सिस्टम फॉर द पर्पस। अच्छा जी, और दूसरा ये इन्होंने कहा है कि ये इंटरम पीरियड के लिए एप्लीकेबल है, जब कोई ऑटोमेटेड सिस्टम इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा तो तब ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो डेफिनेटली अभी ये चलेगा कोई 6 महीने साल, शायद इससे ज़्यादा भी चले। इन केस ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन सर्कुलर एंड लेटर ऑफ द लॉ, लेटर वुड प्रिवेल, ठीक है जी। तो ये लेटर इन्होंने लिखना था, लेटर लिख दिया है, ठीक है जी, लेटर का वर्ड यूज़ करना था, गलती से लेटर लिखा गया, राइट जी। तो लेटर विल प्रिवेल, यानी कि लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। सर्कुलर और अगर लॉ के अंदर कोई इख्तलाफ होता है तो डेफिनेटली लॉ प्रिवेल करेगा। सर्कुलर तो लॉ को असिस्ट करने के लिए बनाया जाता है, ये जो सर्कुलर होता है ये लॉ के ख़िलाफ़ अगर चला जाएगा तो लॉ की बात चलेगी। अच्छा जी, इसके बाद जनाब यही जो सर्कुलर नंबर 3 है, इसके एंड में फॉर्म भी मौजूद है नॉन रेजिडेंट्स के लिए। अगर उनको प्रिंट चाहिए तो ये सर्कुलर नंबर 3 डाउनलोड कर लें, गूगल के ऊपर लिखें सर्कुलर नंबर 3 तो आपके सामने विजिबल हो जाएगा, और वहाँ से आप PDF इसको डाउनलोड करें, ठीक है। सर्कुलर नंबर 3 साथ FBR भी लिखना है। तो डाउनलोड करने के बाद जनाब आप इसका फॉर्म B जो है पेज 4 के ऊपर मौजूद है, सॉरी 5 के ऊपर, तो वहाँ से इसका प्रिंट ले लें। जो भी नॉन रेजिडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जम्पशन लेनी है 7E की, उन्होंने अब ये फॉर्म B फिल करके देना है, तो तब उन्हें एग्जम्पशन जो है 7E की मिलनी है, ठीक है जी। तो इन डिटेल ये डिस्कशन हमारी कंप्लीट होती है। ऑलमोस्ट 30 मिनट की ये वीडियो बन गई है, और इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट करें। और अगर इन पर्टिकुलर मैंने इसके छोटे छोटे चंक्स जो हैं ऑलरेडी डाल दिए थे, ये 15 अगस्त पे बना था, 17 पे मैंने इसके सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हुई है अपने चैनल के ऊपर। इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मौजूद है, उसमें आप जाके कुछ 70-80 वीडियोज़ हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। जो आपके रेलिवेंट मटेरियल है वो वहाँ पे आप जो है उसको रीड आउट कर सकते हैं।